हेलो एनसीईआरटी रीडर्स। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अब हम जानेंगे कि जो हमारे पूर्वज थे, जो आखेट खाद्य संग्राहक जो थे, वो अब कृषक कैसे बनते हैं, कैसे उन्होंने कृषि सीखा और एक स्थान, जैसे पहले वो घुमक्कर थे, अब वो एक स्थान पर रहने लगे अस्थायी तौर पर। चलिए देखते हैं। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगे कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। जैसे अभी अभी हम कोई पौधा है, उसका बीज को रोपेंगे कृषि कार्य करने के लिए, तो उसको तैयार होने में क्या टाइम लगेगा। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल, क्या है, दिन लग सकता है, महीना लग सकता है, साल, मतलब समय लगेगा। पौधों को, फसल को तैयार होने में समय लगता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ता था। जैसे वो पहले सिर्फ संग्रह करते थे, शिकार करते थे, जो भी मिला जंगलों से उसका वो संग्रह करते थे, इकट्ठा करते थे, अपना उसी से भरण पोषण करते थे। लेकिन जब उन्होंने जाना कि पौधे से, मतलब बीज से पौधे कैसे उगते हैं, और उसे खुद उगाने लगे, तो उन्हें एक जगह ही, मतलब लंबे समय तक रहना पड़ा। मतलब फसल को तैयार होने में जितना समय लगता था, उसे उनको वहाँ रहना पड़ता था, देखभाल करनी पड़ती थी। जैसे बीज बोने से लेकर फसल के पकने तक। अब फसल तैयार होने में कभी एक साल, कुछ महीने ऐसे समय लगते हैं ना, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, या साल भर लगे। इस तरह से समय लगते हैं फसल को तैयार होने में। जैसे फसल बोए, अब उसकी सिंचाई करना है, फिर जो उसके आसपास खरपतवार, जो अवांछनीय पौधे हैं, जो जंगली पौधे हैं, उसको हटाना पड़ता है, नहीं तो वो पोषण का बंटवारा कर लेते हैं। जो वांछनीय पौधे हैं, जो हमारे फसल हैं, उनको, उनके लिए जो पोषण चाहिए धरती से, वो क्या करते हैं, जो अवांछनीय पौधे हैं वो उसका बंटवारा कर लेते हैं। इस तरह से हमें क्या है, खरपतवार जो है, जंगली पौधे जो होते हैं, उसे घास, उसको जो होता है उसको हटाना पड़ता है। जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करनी पड़ती थी। जैसे फसल रोपे तो कोई जानवर आया, उसको कुचल दिया, या फिर चिड़िया ही है, उसके दानों को चुक मतलब खा गई, या किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाई, तो ये सबसे क्या है, फसल को सुरक्षा करनी पड़ती थी। जिससे बहुत से काम क्या है, शामिल थे। इसलिए उन्हें, जब उन्होंने कृषि शुरू किया, तो उन्हें एक जगह पर रहकर उस फसल की देखभाल करनी पड़ती थी। तो इस तरह वो क्या है, अस्थायी तौर पर एक जगह बसने लगे थे। अब पहले क्या थे, वो घुमक्कर थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभल कर करना पड़ता था। अब जैसे कटाई हो गया, फसल तैयार हो गया, मेहनत से उगाए हैं, उसको संभाल कर रखना पड़ता था कि ताकि उसे कीट जो है, मतलब क्या है कि उसको खराब ना करे, या जैसे सुंडा लग जाता है ना फसल में, अनाज में, तो उसको खराब कर देता है। तो इस तरह से नमी से बचाना पड़ता है फसल, जो भी अनाज होता है। इस तरह से उन्हें क्या है, सुरक्षित रखना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज, ये दोनों रूपों में क्या है, बचा के रखना आवश्यक था। जैसे अनाज को खाते भी थे, और कुछ अनाज को क्या है, जो अच्छे गुणवत्ता वाले जो अनाज है, उसको क्या था, उसे अच्छे से संरक्षित करके रखते थे, ताकि अगले साल उस फसल के सीजन में उसे अच्छा से बोया जा सके। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। जैसे अब अनाज उपज गया है, तो उसको क्या है, अच्छे तरीके से रखना है। तो इसके बारे में क्या है, लोग विचारने लगे कि क्या ऐसा तरीका अपनाएं ताकि अनाज को अच्छे तरीके से भंडारित करके रखें।
ताकि उसको कीड़े मकोड़े नहीं नहीं खाए, मतलब बर्बाद नहीं करे, उसमें फंगस नहीं लगे, नमी वाले जगह में उसको नहीं रखे। इस तरह से उनको सोचने लगे वो लोग। अब से बहुत से जगह में बहुत से उसके साधन भी उन्होंने खोजा। जैसे उन्होंने धरती के अंदर से ही क्या गड्ढे बनाकर उसे संरक्षित रखने लगे अनाज को। जैसे देखिए, बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के क्या है बड़े बड़े बर्तन बनाए। मिट्टी के क्या बनाए, बड़े बड़े बर्तन बनाए। उसी में वो क्या है अनाज को अच्छे से संरक्षित रखते थे। टोकरिया बुनी, टोकरी में क्या है फसल काट कर अच्छे से टोकरिया में रखे, उसको संभाल कर। फिर जमीन में क्या है गड्ढा खोद कर अच्छे से उसको बढ़िया से करके अनाज को उसमें संभाल के रखते थे। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उसका उपयोग करते होंगे? हो सकता है कि उन्होंने बर्तन बनाने की मिट्टी उस टाइम तो धातु था नहीं, तो उन्होंने क्या है मिट्टी के या फिर जो पत्थर था और वो उसको बर्तन के आकार में देकर उसका उपयोग करते होंगे। जानवर चलते फिरते खाद्य पदार्थ हैं। जानवर से क्या है, जानवर का पहले वो शिकार करते थे। सारे जानवर पहले क्या थे, जंगली थे, उसका वो शिकार करते थे और उसका क्या है मांस खाते थे। और उसके जो भी जो खाल होता था उसका वो वस्त्र के रूप में उपयोग करते थे। उसके हड्डी को अपना औजार या हथियार के रूप में उपयोग करते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि जानवर क्या है बच्चे देते हैं, जिससे उनकी संख्या क्या है बढ़ती है, अगर जानवरों की देखभाल की जाए, यदि उन्हें अपने पास रख कर उनका भी देखभाल करें, क्या था फसल का भी जो भी पौधे था उसको लगाकर उसका वो क्या देखभाल करके कृषि कार्य करते थे। उसी तरह से पशुपालन क्या है जानवरों को अपने पास रखकर उसका देखभाल करते थे और अपनी जरूरत की चीज़ें प्राप्त करते। देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है। क्या है जानवर की संख्या क्या है बढ़ती ही है। साथ ही उनसे दूध दूध ही प्राप्त होता है, जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। आज भी देखिए जानवरों को पाला जाता है ना, दूध के लिए, मांस के लिए, खाल के लिए, उनके जैसे भेड़ है तो उसका फर के लिए, ये सब के लिए क्या जानवरों को पालते हैं हम लोग पालते हैं ना। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जैसे अनाज उपजा कर रख दिए, भंडारित करके रख दिए, और जब जरूरत हुआ उसका क्या उपयोग किए, निकाल कर उसका उपयोग किए। उसी तरीका से क्या जानवर है तो उसको पाल रहे हैं तो वो डेली डेली तो उससे दूध मिल ही रहा है। जब जरूरत हुआ तो उससे मांस भी प्राप्त होता था। इस तरह क्या है पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। इस तरह हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने पशुपालन सीखे और कृषि कार्य सीखे और फिर वो कृषक बन गए। और आरंभिक जो कृषक थे, कृषक और पशुपालक के बारे में क्या जानकारी जानते हैं। जो कृषक थे बाद में फिर क्या है पशुपालक बने, उन्होंने पशुओं को पालना शुरू किया। उनके बारे में आगे देखते हैं। जैसे मानचित्र 2, इसमें एक मानचित्र दिया है, चलिए देखते हैं। मानचित्र 2 को देखो, यहाँ पर क्या है कई नीले वर्ग दिख रहे हैं। पता है इसमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविद को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के क्या है साक्ष्य मिले थे। जैसे मानचित्र 2 देखते हैं, यहाँ पर क्या है वर्ग का आकार वाले जगह को ढूंढते हैं।
जैसे वर्ग के आकार आकार का है मेहरगढ़, है ना, ये कहाँ है, अभी पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले एरिया में पड़ रहा है मेहरगढ़, इसको ध्यान में रखिएगा। ये मेहरगढ़ हो गया। फिर बुर्जहोम, ये कहाँ पर रहा है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। और ये जो वर्ग वर्ग जो दर्शाया गया वो क्या है, नवपाषाणिक, नवपाषाणिक क्या है, पूरा स्थल है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर देखिए क्या है, कुलडीहवा है, महागढ़ा है, फिर चिरा चिरांद है, दाओजली हेडिंग हेडिंग है, फिर यहाँ हल्लूर है, फिर यहाँ पेयमपल्ली है। ये सारे जगह क्या है, नवपाषाणिक पुरा स्थल है। इसको ध्यान ध्यान से देखिएगा अपना, और उस स्थान को चिन्हित करिएगा कि ये जगह कहाँ पर पड़ रहा है। चलिए देखते हैं। तो वो स्थान पर क्या है, मेहरगढ़ के बारे में यहाँ बताया गया है। तो उस स्थान पर क्या है, पहले के पुराने जमाने के क्या है, साक्ष्य मिले हैं। जैसे तुम इसे कई नीले वर्ग दिख रहे हो स्थान में, पता है इसमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है। जो यहाँ पर जो प्रत्येक बिंदु है वो उस स्थान को दर्शाता है। कौन सा स्थान, जो पहले जमाने के जो पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले थे। क्या क्या था, मेहरगढ़ था जम्मू कश्मीर में, एक जगह था, दिए थे, ध्यान ध्यान से देखिए तो। बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है ना, ये जम्मू कश्मीर में, ये सब में क्या है, साक्ष्य मिला था। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप, कौन से उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए। जो आधुनिक क्या है, आधुनिक कश्मीर में जो क्या है, बुर्जहोम है आधुनिक कश्मीर में, कश्मीर वाले एरिया में ना। ये क्या है, उत्तर पश्चिम वाले भाग में क्या है, मेहरगढ़। ये स्थान क्या है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, यहाँ पर ज्यादा कुछ विशेष साक्ष्य मिले होंगे। वास्तव में चलिए ऊपर थोड़ा कर लेते हैं इसको। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर मेहरगढ़ वाला एरिया क्षेत्र जो है वो है आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिणी भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का क्या है, अध्ययन किए। ये जो स्थान था वहाँ कृषक जो बहुत नवपाषाण कालिक के जो लोग थे, उनके साथ बस्तियां जो वो लोग यहाँ रहते हैं या नहीं, इसकी जांच के लिए क्या है, वैज्ञानिक उसका खुदाई किए, उसका जांच किए, और पौधों जो पशुओं की जो हड्डियां मिले हैं उसका क्या है, उसका नमूना लेकर उसका अध्ययन किए। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दाने के अवशेष हैं। मतलब वहाँ जो लोग रहते होंगे तो क्या हुआ उस समय के, जैसे यहाँ पर लोग रहते थे तो वो अनाज पकाए होंगे, तो कुछ भाग जल गया होगा, जला हुआ भाग को वहीं छोड़ दिए, धीरे धीरे समय के साथ वो संरक्षित मिट्टी के अंदर वो दफन रह के संरक्षित रहा होगा। आज वो साक्ष्य के रूप में मिला है खुदाई के दौरान। तो क्या रोचक बात है, वैज्ञानिक ने उसका क्या है, अध्ययन किए होंगे, वैज्ञानिक क्या वो सब के बारे में अध्ययन किए,
इनमें से सबसे रोचक क्या है, जले हुए अनाज के दाने के जो अवशेष मिले थे उस स्थान में, उसका अध्ययन किए। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। अनुमान लगाया गया, हो सकता है गलती से जला होगा या नहीं तो जानबूझकर ही जलाए गए होंगे ये अनाज के दाने। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं, मतलब वैज्ञानिक है तो उनका तो काम ही है जो भी पुराना समय के जो भी जीव जंतु, मनुष्य का जो भी कंकाल या जो भी वस्तु मिलता है उसका क्या है, कार्बन तकनीक के द्वारा उसके समय किस समय में वो पाया गया उसका क्या है जांच करते थे। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती होगी। इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में क्या है, फसलें उगाते थे लोग, कृषि कार्य करते थे। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। वैज्ञानिक मतलब अपने अध्ययन के द्वारा क्या है, विभिन्न विभिन्न जानवर के, पशु के, मानव, ये सब की हड्डी का क्या है पहचान कर सकते हैं कि ये कितना समय पुराना है, उस समय की परिस्थितियाँ क्या हो रही होगी, ये सब के बारे में क्या वैज्ञानिक क्या है अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे। अस्थाई जीवन की और पुरातत्वविदों को कुछ स्थानों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। जो पुरातत्वविद कौन होते हैं, जो खुदाई करते हैं, खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिलती है उसका अध्ययन करके पता लगाते हैं। तो उनको क्या है, कुछ स्थानों पर झोपड़ियाँ और घरों के निशान मिले हैं खनन कार्य के दौरान। जैसे कि बुर्ज होम देखे ना मैप पर, कहाँ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर के पास वाले जम्मू कश्मीर में है कि लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। वहाँ के लोग क्या, पहले वहाँ के जो लोग रहते थे वो जमीन को खोद कर और उसी के नीचे क्या है घर बनाते थे, जिन्हें गर्तावास कहा जाता है। जमीन के नीचे जो घर बनाते थे उसे क्या कहते हैं, गर्तावास। एक मिनट रुकिए, गर्तावास कहा जाता। उनमें से उतरने के लिए क्या सीढ़ियाँ होती थी, यानी धरती के नीचे जो घर होता था तो उसमें क्या नीचे है तो उतरने के लिए सीढ़ियाँ भी बनाई जाती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों के जो पुरातत्वविद विद जो थे को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। जैसे ज़्यादा ठंड है तो घर के मतलब घर के अंदर ही रहते होंगे, वहीं पर आग जलाकर अपना क्या है खाना उना पकाते या बनाते होंगे। जब गर्मी का मौसम आ जाता होगा तो घर के बाहर ही खाना बनाते होंगे इस तरह से। चलिए आगे देखते हैं। एक गर्तावास का चित्र बनाओ। गर्तावास क्या होता है, गर्तावास जो धरती के अंदर खुदाई के दौरान जो घर बनाए जाते हैं। बहुत सारे जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। बहुत ऐसे जगह हैं जहाँ पर क्या है पत्थर के क्या है औजार मिले हैं। जो हमारे पाषाण कालिक जो मानव थे वो क्या है पत्थरों का ही उपयोग करते थे अपने हथियार के लिए, औजार के लिए, या सिलाई करने के लिए, कोई चीज़ खोदने के लिए, बर्तन के तौर पर भी करते होंगे पत्थर का उपयोग। उनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरण से भिन्न है। उनमें से ऐसे कई पत्थर जो है जो पुरापाषाण युग से क्या है भिन्न है। पत्थर का उपयोग तो आज भी हम लोग करते हैं,
लोढ़ी पाटी करते हैं ना, या फिर खल, पत्थर का खल होता है ना, उसमें कोई मसाला को कूटने के लिए, लोढ़ी पाटी पर कोई चीज पीसने के लिए, चटनी, मसाला या कुछ पीसने के लिए करते हैं उपयोग पत्थर का। पहले के लोग के पास तो बर्तन नहीं था, तो वो लोग तो पूरी तरह से पत्थर पर ही निर्भर थे। इसलिए उस समय क्या, उस समय के जो दौर है उसको ही क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। कि उस समय लोग पत्थर का ही उपयोग करते थे। पुरापाषाणकालीन उपकरणों से क्या है, भिन्न है, इसलिए इसे नवपाषाण युग का माना गया है। नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग के कब से कब तक है? पुरापाषाण युग 20 लाख से 12,000, 20 लाख पहले से 12,000 पहले वर्ष तक को पुरापाषाण युग माना गया, जिसको प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण के युग में बांटा गया। जो क्या है, नवपाषाण युग किसे कहते हैं? 10,000 साल से जो पहले का समय उसे क्या है, नवपाषाण युग कहते हैं। 10,000 साल के पहले का जो समय है उसे नवपाषाण युग कहते हैं। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। जैसे पहले पुरापाषाण युग में जो जिस तरह से प्रकृति में मिले पत्थर, उसी में वो नोखीला खोज लेते थे, उसी का उपयोग करते थे। लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे उनका विकास हुआ, उनके सोचने की क्षमता बढ़ी, तो कोई पत्थर हुआ उसको खुद से वो क्या है, घिसते थे, खुद से क्या है, पॉलिश करते थे, उस पर पॉलिश चढ़ाते थे, उसे अपने कृत्रिम तौर पर उसको नुकीला बनाते थे। ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज भी ओखली देखते ही होंगे। अब मसूल, ओखली और मसूल क्या है, उसको ऊपर से जो कूटने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, मसूल कहते हैं। के लिए क्या है, आज हजारों साल बाद भी ओखली और मसूल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। हम लोग की तरफ क्या है, जाता भी बोलते हैं, ओखली मसूल ये सब भी बोलते हैं। लोढ़ी पाटी भी होता है जो क्या है, पत्थर का बना होता है। खल भी होता है, ये सब क्या है, पत्थर का बना होता है। क्या है, पहले के समय भी ये सब चीजें यूज की जाती थी, आज भी वो सब चीज यूज की जाती है। पत्थरों के क्या है, उपयोग आज भी है। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। औजार क्या थे पहले? औजार हड्डी, लकड़ी, पत्थर, यही सब से ना ये औजार बनाकर मानव अपना उपयोग करता था। जैसे कोई फल कंदमूल है तो उसे नुकीले पत्थर के द्वारा खोद कर निकालते थे। कोई फल हुआ उसको पत्थर के द्वारा ही छीलते थे। कोई फल हो गया उसको काटने के लिए भी पत्थर का उपयोग करते थे, नुकीले पत्थर का। इस तरह उस समय क्या है, पत्थरों का महत्वपूर्ण उपयोग था। और हड्डी का भी औजार बनाते थे और लकड़ी का भी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आप जानेंगे मेहरगढ़ के बारे में। ये देखिए, नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जो नवपाषाण युग था, नवपाषाण युग क्या है, 10,000 साल पहले का समय को क्या कहते हैं, नवपाषाण युग कहते हैं। वो के पुरास्थल के कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी उन पर अलंकरण भी किया जाता था, उनको क्या सजाया भी जाता था। ये नवपाषाण युग क्या, उस समय लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाना सीख लिया। ये बात इम्पोर्टेंट है, इसको क्या है ध्यान में रखिएगा कि नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तन को बनाना सीख लिया गया था। इम्पोर्टेंट है ये। और उसी का क्या है, ये चित्र यहाँ पर चित्र है। ये चित्र को देखिए, ये नवपाषाण युग के पुरास्थल से कई प्रकार के क्या है, मिट्टी के बर्तन मिले।
कभी कभी उन पर अलंकरण भी किया जाता था, उन्हें सजाया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था, या फिर उसमें क्या खाना बनाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते हैं। आज भी कई जगहों पर देखते मिट्टी का बर्तन का उपयोग किया जाता है। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे जाते उगाए जा सकते थे। कपास से क्या है, सूती वस्त्र, कॉटन मिलता है ना, तो उससे क्या है, सूती वस्त्र निर्माण होता है। आज भी देखिए कपास का उपयोग होता है कपड़े निर्माण करने के लिए। अब जब नवपाषाण युग आया, लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाए, उन्होंने बर्तन बनाना सीखा, तब उसको सजाना भी सीखा। उसके बाद उन्होंने क्या इसको, इसमें जैसे मिट्टी का बर्तन बना उसमें कोई चीज़ रखते भी थे, या फिर आग पर रख के उस पर खाना भी पकाया जाता था, जैसे चावल, गेहूँ। दलहन मतलब क्या है, दाल की जितनी भी फसल होती है उसे क्या कहते हैं, दलहन। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज को क्या, उसको पकाना शुरू किया। फिर कपड़े बुनने लगे। कपास के पौधे के बारे में जाने, उसके रुई से क्या है, कपड़े बुनने लगे। पहले सिर्फ जानवरों के खाल से ही के खाल को ही अपना कपड़ा के रूप में उपयोग करते थे, जिससे उन्हें गर्मी, बरसात, सर्दी ये सबसे सुरक्षा मिलता था। लेकिन अब उन्होंने वनस्पति से वनस्पति कपास पौधे से कपड़े बुनने का तकनीक खोजा। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा? इस पात्र में बहुत कुछ रखा जा सकता है। चावल रखा जा सकता है, या कोई किसी तरह का अनाज रख सकते हैं। मधु या मध, जंगल से मिलता है ना मधुमक्खी का जो मध हो, वो सब भी इस तरह के पात्र में वो लोग रखते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ आ गए होंगे? जैसे लोग पृथ्वी पर कितना 7 महादेश है, तो लोग अलग अलग हिस्से पर रहते थे। उस समय तो उतना आने जाने का उतना तो नहीं था। जो जो जिस इलाके में रह रहे हैं उसी इलाके के आसपास घूमते रहते थे, अपना खाना खोजते रहते थे। लेकिन जो अलग अलग स्थान पर रह रहे थे वो एक दूसरे से क्या है, परिचित नहीं थे। तो क्या वो सब एक ही साथ सबने पशुपालन, कृषि कार्य शुरू कर दिया होगा? ऐसा बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने के काम करते रहे। जैसे किसी इलाके में आज ही देखिए, कोई बहुत सारा ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, या फिर बहुत सारा ऐसा जंगली एरिया है मध्य प्रदेश में ही, जहाँ पर क्या है, आज भी आदि मानव की तरह लोग रहते हैं, जिसे आदिवासी कहते हैं, जो पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। अपना भोजन मतलब भोजन को इकट्ठा करते हैं। कपड़े के जगह पर वही जानवरों का खाल, पत्तों या वृक्ष के छाल ये सब का वस्त्र के रूप में उपयोग करते हैं। उसी तरीका से पहले भी ये विकास जो था, जैसे कि फसल उगाना, या फिर पशुपालन करना, एक जगह पर स्थायी तौर पर रहना, ये सब जगह पूरे पृथ्वी पर जो जितना भी जो मनुष्य रहता था वो सब एक ही साथ नहीं सीखे। कहीं पर ये लोग ये तकनीक जाने, लेकिन कहीं किसी जगह पर लोग अपने पुराने ढंग से ही रह रहे थे। वही पुराना ढंग, जो जंगलों से भोजन इकट्ठा करना, जानवरों का शिकार करना, घूमते मतलब घुमक्कर थे, एक जगह से दूसरी जगह तक घूमते रहना खाना और पानी के तलाश में। वही अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी आजीविका जीविका चलाया करते थे। चलिए आगे देखते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण, एक निरीक्षण है, सूक्ष्म निरीक्षण। तो देखिए यहाँ मेहरगढ़,
इस यहाँ पर मेहरगढ़ के बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। मानचित्र 2 में मेहरगढ़ को ढूंढो। मेहरगढ़ देखे ना मानचित्र में, किस एरिया में है? पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है। पाकिस्तान के कहाँ पर? बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में है मेहरगढ़। ये देखिए है ना मेहरगढ़। इसी मेहरगढ़ के बारे में अभी जानेंगे। ये देख लीजिए कहाँ है। भारत के पश्चिमी उत्तरी भाग में ये मेहरगढ़ स्थान है। चलिए देखते हैं। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। पाकिस्तान के बाद वाला क्या देश क्या है? ईरान, इराक, यही सारा देश है। अफगानिस्तान है। तो वहीं क्या है, मेहरगढ़ जो एरिया है वहाँ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है मेहरगढ़। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले क्या है, गेहूं और जौ के क्या है, फसल उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। सबसे पहले क्या, पहला चैप्टर में ही देखे थे ना कि सुलेमान और किरथर के जो पहाड़ी थे जो पाकिस्तान में है, सुलेमान और किरथर की पहाड़ी, वहाँ के लोगों ने सबसे पहले क्या है, गेहूं और जौ की फसल को उगाया। वही बात है, मेहरगढ़ भी उसी एरिया के आसपास आता है। तो वहाँ के लोग क्या, स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ गेहूं उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा। कहाँ? मेहरगढ़ के तरफ, मेहरगढ़ वाले क्षेत्र में। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। कहाँ से? मेहरगढ़ से। बहुत सारे जानवरों की क्या है, हड्डियाँ मिली अवशेष के तौर पर खनन के दौरान। इनमें हिरन तथा क्या है, हिरन, सूअर, जंगली जानवर, जो भी जंगली पशु था, भेड़ बकरियों की क्या है, हड्डियां मिली मेहरगढ़ वाले क्षेत्र से। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार क्या है, घर का अवशेष भी मिला। जो ये देखिए चित्र में है ना, चौकोर है, चतुर्भुज के आकार का है, चौकोर है, इस तरह का क्या है, घर के अवशेष मिला मेहरगढ़ से। प्रत्येक घर में 4 या इससे ज्यादा कमरे थे। प्रत्येक घर में क्या थे, 4 या उससे ज्यादा ही कमरे थे, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते थे। कृषि के दौरान भंडारण एक क्या है, महत्वपूर्ण कार्य है। अगर जो फसल इतना मेहनत से फसल उगाया और उस फसल को संरक्षित और सही ढंग से नहीं रखा जाए, सारा मेहनत बर्बाद ही ना है। तो क्या, फसल उगाने के बाद उसे अच्छे ढंग से भंडारित किया जाता था, ताकि उसमें क्या है, बैक्टीरिया, फंगस, नमी और जीव जंतु, कीड़े मकोड़े नहीं लगे। इस तरह सही ढंग से उसको भंडारित किया जाता था कि पूरे साल उसका क्या है, खाते थे, फसल को उगाते थे, पूरे साल उसको खाते थे। फिर दूसरा जब दूसरा साल आता, दूसरा सीजन आता, तभी ना वो फसल उगेगा। तो क्या, कम जब वो घर बनाते थे चौकोर आकार का, तो उसको अपने फसल को संरक्षित रखने का एक सेफ सुरक्षित स्थान में अच्छा से रखते थे अपने फसल को। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी इसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। जैसे कोई मृत्यु तो सब होता ही है, सबकी होगी एक दिन, लेकिन क्या है, आज भी क्या मानते हैं, मृत्यु होने के बाद लोग स्वर्ग या नरक जाते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो उस समय क्या लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, मरने के बाद भी
लोग परलोक या दूसरा लोक जाके वहां जीवित रहता है। देखिए एक एक चित्र देखिए, यहाँ पर देखिए, ये देखिए मेहरगढ़ का ये क्या है, कब्र का एक चित्र है। तो ये कब्र है, तो उसमें क्या है, दो बकरी को साथ में दफनाया गया ताकि वो मरने के बाद भी बकरी से जो भी उनकी जरूरत की चीजें होती होती होगी वो मिल सके। उनके जो सगी संबंधी वो परिवार वाले आज भी देखिए कोई मरता है तो उसका क्या क्रियाक्रम किया जाता है, उसके बारे में उनके बारे में क्या है पूजा पाठ ये सब करते हैं ताकि उनके आत्मा को क्या शांति मिले। तब तब लोगों की सोच थी कि लोग मरने के बाद दूसरे लोग जाते हैं, तो दूसरे लोग जाते हैं तो उनके साथ कोई भी कुछ भी प्रिय सामान, कुछ जरूरत का कुछ भी सामान होता था कब्र में उसका दफना देते थे। कुछ सामान को क्या करते थे, दफना देते थे। चलिए देखते हैं, ये क्या है, कंकाल, मनुष्य का कंकाल है। इस कंकाल में ये दो क्या है, मेहरगढ़ की कब्र का ये चित्र है। क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये मनुष्य का कंकाल है, ये दोनों बकरी का कंकाल है। और भी इसके साथ कुछ कुछ सामान को क्या उसके साथ दफनाया जाता होगा उस समय। एक देखिए अन्यत्र, एक ऐसे ही कहानी है, इसके बारे में देखिए। इसको पहले मिटा देते हैं। फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। फ्रांस एक देश है जो कहाँ पड़ता है, यूरोप महादेश में पड़ता है फ्रांस। वहाँ के एक गुफा में इस तरह की क्या है, चित्रकारी मिली है। ये चित्रकारी किसकी है, जंगली भैंसे की लग रही है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अपने एटलस में फ्रांस को ढूंढो। अच्छा फ्रांस देखते हैं कहाँ है। ये देखिए, ये जो है ना, यही फ्रांस है, ये यूरोप महादेश में। फ्रांस कहाँ आता है, यूरोप महादेश में। इधर वाला एरिया क्या है, ये वाला एरिया एशिया हो गया। ये पूरा का पूरा क्या है, यूरोप है। और ये क्या है, ये अफ्रीका है। ये नीचे वाला ये और भी नीचे है, लेकिन चित्र में इतना ही दिख रहा है। ये अफ्रीका है, यूरोप है, एशिया है। फ्रांस कहाँ है, यूरोप में। इसको ध्यान में रखिएगा, फ्रांस को। फिर चलिए आगे देखते हैं। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये जो चित्र है वो फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। आज से 100 साल पहले जो स्कूल में पढ़ते होंगे छात्र, वो कहीं घूमने गए होंगे, कोई गुफा में गए होंगे, तो इस तरह के चित्र उन्होंने देखा होगा, तो उन्होंने बताया होगा। इस तरह के चित्र लगभग दो क्या है 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए हैं। ये जो चित्र है क्या कब है, 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच में ये बनाए गए होंगे। पाषाण कालिक चित्र ही होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। ये सब क्या जानवरों के चित्र हैं, जिनमें घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूगर, जो वहाँ के स्थानीय जानवर होंगे। उन्हीं को देखकर वहाँ के क्या है जो आदि मानव थे वो चित्र बनाए होंगे। वहाँ पर कैसे जानवर होंगे, घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेंडियर, बारहसिंगा, सूअर, ये सब जानवर वहाँ पर होंगे। इन रंगों को लो अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता है। ये जो यहाँ पर देखिए ऑरेंज रंग दिख रहा है, फिर काला रंग दिख रहा है, काला क्या है, चारकोल से बनाया होगा। और भी कई खनिज पदार्थ हैं, उनसे इन रंगों को क्या बनाया गया था। संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर उन्हें
शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। कोई उत्सव मनाते होंगे तब ये चित्र बनाते होंगे, या जब शिकार पर निकलते होंगे तो अपना प्रोत्साहन के लिए, मोटिवेशन के लिए ये सब चित्र बनाकर निकलते होंगे शिकार पर। ये सब क्या अनुमान ही है, अनुमान ही है। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? सोचे कि ये चित्र बनाने का कोई और कारण हो सकता है। हमको तो लगता हो कि जब बारिश होता होगा या किसी तरह का मौसमी घटना है होता होगा तो बाहर नहीं निकल पाते होंगे लोग, तो गुफाओं में आग जलाकर वो खाली समय में इस तरह की क्या चित्रकारी करते होंगे शायद। और भी कई कारण हो सकते हैं इस तरह के चित्र बनाने के। चलिए आगे देखते हैं। एक नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक युग बताए थे ने, 10,000 साल पहले के युग को नवपाषाणिक युग कहते हैं। और वहाँ के पुरास्थल मतलब ऐसा जगह जहाँ पर उस समय के साक्ष्य मिले हैं, उस समय की वस्तुएं मिली है। एटलस में तुर्की को ढूंढो। देखिए तुर्की कहाँ है। ये देखिए ये है तुर्की, है ना। तुर्की कहाँ है? तुर्की भी यूरोप महादेश में, जैसे फ्रांस यूरोप में है वैसे ही तुर्की क्या है, यूरोप महादेश में है। ये बिल्कुल यूरोप और एशिया के मध्य में है ना। इसे यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। ये बिल्कुल मध्य में है, यूरोप महादेश और एशिया महादेश के मध्य में तुर्की है, जो यूरोप महादेश में ही पड़ता है। चलिए देखते हैं, तुर्की को ध्यान में रखिएगा कहाँ पर इसकी स्थिति है। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल में से एक चटाल हुइस तुर्की में है। यहाँ दूर दूर दराज स्थानों से कई चीजें लाई जाती थी। मतलब ये जो तुर्की है वहाँ पर क्या दूर दराज के स्थानों से बहुत सारी चीजें लाई जाती थी, जैसे और उसका उपयोग भी किया जाता था। जो वहाँ पर लोग रहते थे वो वहाँ बहुत सारी चीजें वहाँ आती थी और उसका वो लोग क्या उपयोग करते थे। जैसे सीरिया से चकमक पत्थर आता था सीरिया से। लाल सागर से कौड़िया, और लाल सागर से क्या आती थी कौड़िया। भूमध्य सागर से सीपिया। ध्यान रहे कि उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। कब? नवपाषाण जो युग था उस समय क्या है, पहिए वाले वाहन का उपयोग मतलब उसका खोज नहीं हुआ था, उसका उपयोग नहीं होता था। लोग सामान खुद या फिर जानवरों के पीठ पर लाद कर ही ले जाया करते थे। उस समय लोग क्या है चलकर ही जाते थे या जानवरों पर सवार होकर या उन पर सामान लाद कर जाया करते थे। कब? नवपाषाणिक युग में। जैसे देखिए यहाँ पर दो, लाल सागर, भूमध्य सागर। देखिए ये जो है ना यहाँ पर ये लाल सागर है। कलर चेंज करते हैं। यहाँ पर क्या है, लाल सागर है, यहाँ रेड सी, यहाँ मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर। लाल सागर से कौरी आता था ये तुर्की में, और भूमध्य सागर से सीप आता था ये तुर्की में। यहाँ के लोग क्या उपयोग करते थे, लोग पहले पहिए का उस समय क्या आविष्कार नहीं हुआ था। लोग चल के या फिर जानवरों पर सामान लाद कर ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। बताओ कौड़ियों तथा सीपियों का क्या उपयोग होता होगा? हो सकता है लोग अपना क्या है आभूषण के लिए करते होंगे कौड़ियों और सीपियों का उपयोग, या हो सकता है उसका उपयोग जैसे कि गुप्त काल में कहा जाता है कौड़ी का उपयोग मुद्रा के रूप में करते थे। जैसे अभी ना एक डायलॉग है, फूटी कौड़ी नहीं देंगे, मतलब उस गुप्त काल में कौड़ी चलता था मुद्रा के तौर पर। इस तरह से क्या है सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है कि उस समय कौन सी चीजें कैसे
क्या उपयोग होती होगी। अभी पूर्णतः हम अपने प्राचीन काल को नहीं जान पाए हैं। सिर्फ कुछ चीज़ें मिलती है, अनुमान लगाते हैं और कुछ वैज्ञानिक उस पर शोध करते हैं, जिससे हम क्या है, अपने प्राचीन काल के बारे में जानकारियाँ प्राप्त कर पाते हैं। कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। आज से कब? 12,000 साल पहले, मध्यपाषाण काल। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उस उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बताओगे, रेखाएं खींचोगे या फिर उनमें से रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियां सुनाएंगे, ये आप खुद ही कल्पना करिएगा, इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, आज का ये चैप्टर क्या है, यहीं समाप्त हो जाता है। चैप्टर 2 कल से 3 चैप्टर करेंगे। द एंड। आज आज से ये चैप्टर क्या है, समाप्त हो गया। 2 चैप्टर, इसका क्वेश्चन आंसर करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसका ऑब्जेक्टिव करिएगा। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए हैं उसको नोट करिएगा और खुद से पढ़ने का कोशिश करिएगा। समझ नहीं आए तो ये वीडियो को बार बार देखिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपना दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, अपना सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, कल 3 चैप्टर करेंगे। जय हिंद।